हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान का इतिहास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले देखेंगे अपन मेवाड़ का इतिहास। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है भी मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था। तो गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से थे? मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है भी मेवाड़ के प्राचीन नाम निम्न में से कौन सा है या नहीं है। तो ध्यान रखना, मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रमुख राजा। तो गुहिल वंश के जो भी प्रमुख राजा है वो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सिर्फ प्रमुख राजा ही देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अपन इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बप्पा रावल, अल्लट रावल, जैत्र सिंह रावल, रतन सिंह, ये गुहिल वंश के राजा है। और इनके बाद में क्या हो जाता है, सिसोदिया शाखा इसकी प्रारंभ हो जाती है। गुहिल वंश की शाखा है सिसोदिया, इनको गुहिल वंश के अंदर ही माना जाता है। तो इसके आगे हैं राणा हमीर, राणा लखा, राणा मोक्कल, राणा कुंभा या महाराणा कुंभा, रायमल, महाराणा सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड और आगे है महाराणा जगत सिंह सेकंड। फिर है महाराणा भीम सिंह। ये इम्पोर्टेंट राजा है जो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में देखते हैं अपन। बप्पा रावल का वास्तविक नाम है वो क्या था? कालभोज। बप्पा रावल हरित ऋषि का अनुयायी या शिष्य था। हरित ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। यानी चित्तौड़ को इसने जीत लिया था मान मौर्य को हराकर। और ये हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही हुआ था कि बप्पा रावल है वो चित्तौड़ पे अधिकार कर पाया था। मान मौर्य बप्पा रावल का मामा था। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद भी अपनी राजधानी है वो नागदा को बनाया था। यानी हरित ऋषि है वो नागदा में रहते थे पहले, तो इसने राजधानी किसको बना लिया? नागदा को बनाया था चित्तौड़ को जीतने के बाद। वहीं पास में ही है जगह नागदा। नागदा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जगह का नाम है, यानी उदयपुर के अंदर है ये। और मेवाड़ रियासत है ये उदयपुर के आसपास का इलाका है। बप्पा रावल ने नागदा में क्या बनवाया? एकलिंग मंदिर, एकलिंग का मंदिर बनवाया, यानी शिव जी का मंदिर है ये एकलिंग मंदिर। नागदा का एकलिंग मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। मेवाड़ के राजा है वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। यानी मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के दीवान होते थे। वो कहते थे कि राजा हम नहीं है, राजा कौन है? एकलिंग जी है, हम तो उनके क्या हैं? दीवान हैं। आगे देखते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भी सोने के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए थे? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में चलाए गए सोने के सिक्के हैं वो 115 ग्रेन के होते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी यानी अफगानिस्तान तक चला गया था। बप्पा रावल ने गजनी के राजा सलीम को हराकर अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया था। यानी सलीम सिंह को ये गजनी तक वापस ले गया था हराते हुए, और वहाँ पे कब्जा करके अपने भांजे को वहाँ गजनी का राजा बना देता है। इतिहासकार सीवी वैद्य कहते हैं कि बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की जा सकती है या की जाती है। सीवी वैद्य ने की थी बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? चार्ल्स मार्टेल से। क्यों की थी? क्योंकि भारत में
तुर्कों के आक्रमण को बप्पा रावल के द्वारा रोका जा रहा था। तो यूरोप में तुर्कों का आक्रमण है वो कौन रोक रहा था? चार्ल्स मार्टेल, यानी चार्ल्स मार्टेल के द्वारा रोका जा रहा था। इसीलिए इन दोनों की तुलना की जा सकती है। तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स मार्टेल है वो फ्रांस का निवासी था। बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ है। ये रावलपिंडी है, ये पाकिस्तान के पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसके अंदर पड़ता है। बप्पा रावल, रावल से इसका नाम पड़ा है रावलपिंडी। पंजाब में गांव को क्या कहते हैं? पिंड, यानी रावलपिंड था पहले, फिर इसको रावलपिंडी बोलने लगे। अर्थात बप्पा रावल जब गजनी में तुर्कों से युद्ध करने गया था तब बप्पा रावल ने पाकिस्तान की जिस जगह अपना सैन्य शिविर लगाया था उस जगह को बप्पा रावल के नाम से रावलपिंड कहा जाने लगा था, तथा बाद में रावलपिंड को रावलपिंडी के नाम से जाना जाने लगा। अब देखते हैं बप्पा रावल की उपाधियाँ। उपाधियाँ याद रखना इम्पोर्टेंट है। एक तो है हिंदू सूरज, एक है राजगुरु, और एक है चकवे। चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती, सम्राट, जो चारों दिशाओं में जीतता है, चारों दिशाओं में जीत हासिल कर लेता है। तो इसने चारों दिशाओं में क्षेत्र है वो जीते थे बप्पा रावल ने। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा राजा है अपना अल्लट। अल्लट का अन्य नाम भी है आलू रावल। एक सारणेश्वर प्रशस्ति मिली है 953 ईस्वी की, जो अल्लट के बारे में जानकारी देती है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित सारणेश्वर मंदिर यानी शिव का मंदिर है, इससे मिली है ये सारणेश्वर अभिलेख या प्रशस्ति। सारणेश्वर अभिलेख में राजाओं की प्रशंसा की गई है, इसीलिए सारणेश्वर अभिलेख को सारणेश्वर प्रशस्ति कहते हैं। सारणेश्वर है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? जिसमें राजाओं की प्रशंसा की जाए उसको प्रशस्ति कहते हैं, और जो सीधा ही लिखवाया जाए उसको अभिलेख कहते हैं। कोई भी भाटे पे लिखवा दिया जाता है तो अभिलेख। सारणेश्वर प्रशस्ति से गुहिल वंश के शासक अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है वो 953 ईस्वी की है। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ को इसने क्या बनाया था? दूसरी राजधानी, यानी मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी बन गई है? आहड़। पहली कौन सी थी? नागदा। आगे है मेवाड़ की मुख्य राजधानी तो नागदा थी। आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले की एक जगह है, यानी उदयपुर के में ही आहड़ है और वहीं पे नागदा है। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है ये वराह मंदिर की प्रशस्ति है। तो इसमें जानकारी मिलती है कि अल्लट ने आहड़ के अंदर क्या करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्लट के द्वारा बनवाया गया वराह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। सारणेश्वर प्रशस्ति अल्लट के समय की कर व्यवस्था की जानकारी भी देती है। सारणेश्वर प्रशस्ति अल्लट के समय की प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी देती है, यानी अल्लट ने ये जो टैक्स व्यवस्था है ये भी चालू कर रखी थी, प्रशासनिक सेवा में भी इसका हाथ था। और सारणेश्वर प्रशस्ति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के पद का भी उल्लेख किया गया है। तो वो पद कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, विषगाधिराज, बंदीपति। तो इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इनके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। अमात्य कौन होता था? राजा की तरफ से राजा के सभी मंत्रियों का ध्यान या निगरानी रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। संधि विग्रहक, राजा की तरफ से राजा के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तथा संधि की व्यवस्था को देखने वाले प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? संधि विग्रहक। नाम से पता चल रहा है संधि की व्यवस्था को देखता था। आगे चलते हैं। अक्षपटलिक, राजा की तरफ से राजा के आय तथा व्यय की निगरानी रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे?
अक्ष पटलिक आय व्यय की निगरानी रखता था ये। विस्काधिराज राजा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या राजवेद को ही विस्काधिराज कहते थे, राजवेद को। बंदीपति राजा की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बंदीपति। इसी के समय एक और अभिलेख मिला है, आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी का है ये। मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार अल्लट की हूण रानी थी एक हरिया देवी, इसने हर्षपुर नामक एक गांव की स्थापना की थी। यानी अल्लट की एक हूण राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी, और इसने हर्षपुर नामक एक गांव की स्थापना की थी। ये शक्ति कुमार के टाइम का है आठपुर अभिलेख। शक्ति कुमार ये मेवाड़ का ही राजा था एक, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में, तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में, पढ़ें इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। आठपुर अभिलेख राजस्थान के उदयपुर जिले के आहड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आठपुर अभिलेख राजा शक्ति कुमार का है। आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी का है। तीसरा राजा है अपना रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह ने एक युद्ध किया था, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में मेवाड़ के राजा रावल जैत्र सिंह तथा दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। रजिया सुल्तान का पिता इल्तुतमिश, इसके साथ इसका ये युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। ध्यान रखना ये 1227 ईस्वी में हुआ था। भूताला के युद्ध में मेवाड़ के राजा रावल जैत्र सिंह के जीत हुई थी तथा इल्तुतमिश को हार का सामना करना पड़ा था। यानी इल्तुतमिश से वो हार गया था और जैत्र सिंह इसमें जीत गया था। भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने मेवाड़ के नागदा को लूट लिया था। यानी जाते जाते ये नागदा को भी लूट के ले गए थे। इसके बाद रावल जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से हटाकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना ली। यानी चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ की कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी बन गई है मेवाड़ की, चित्तौड़। आगे देखते हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जैत्र सिंह का शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल है वो किसका शासनकाल है? तो वो है रावल जैत्र सिंह का। आगे एक बुक है जय सिंह सूरी की, हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से भूताला के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यानी हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है यहाँ पे। हमीर मद मर्दन पुस्तक जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है, ये तो पढ़ चुके हैं अपन। भूताला के युद्ध में रावल जैत्र सिंह के जो सेनापति थे वो कौन कौन थे? एक तो बालक था और एक मदन था। नेक्स्ट राजा देखते हैं, रावल रतन सिंह। 1302 से 1303 यानी 1 साल तक इसने शासन किया था। इसका शासनकाल थोड़ा याद रखना। रावल रतन सिंह के पिता का नाम क्या था? समर सिंह था। रावल रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। इसके बाद रावल की उपाधि है वो धारण किसी ने नहीं की। इसका एक भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावल रतन सिंह का छोटा भाई था। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। आगे है पद्मिनी। पद्मिनी रावल रतन सिंह की क्या थी? रानी थी। पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप श्रीलंका में है। पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था और पद्मिनी की माता का नाम क्या था? चंपावती था। राघव चेतन ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन रतन सिंह के दरबार में रहता था, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। कहते हैं कि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, जो पानी पीती थी तो गले से उसके दिखाई देता था। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक है वो पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत पुस्तक अवधी भाषा में है।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसके कई कारण थे। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, यानी इसने जब आक्रमण किया था तो यहाँ साका कर लिया था। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जोहर किया और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। तो साके के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो जोहर और एक केसरिया। जोहर है वो महिलाएं करती है, केसरिया है वो पुरुष करते हैं। 25 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार यानी कत्लेआम करवाया था। 30,000 लोगों को उसने मरवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का राजा बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर भी क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। आगे देखते हैं, दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख। दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख है वो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़ में दाइबी पीर की दरगाह है, उसमें एक अभिलेख मिला है और दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख है वो 1325 ईस्वी का है। और दाइबी पीर की दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम है वो क्या मिलता है, खिजराबाद दिया गया है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। इसकी जानकारी किससे मिलती है, दाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख है उससे मिलती है। अब खिजर खां को यहाँ का राजा बना दिया, तो खिजर खां के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चित्तौड़ का राजा बनने के बाद खिजर खां ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। चित्तौड़ के पास में गंभीरी नदी है, उस पर इसने एक पुल बनवाया था। खिजर खां ने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। खिजर खां ने चित्तौड़ में मकबरे के पास एक अभिलेख लगवाया था। खिजर खां के द्वारा लगवाए गए चित्तौड़ के मकबरे के अभिलेख में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। यानी इसने अपने पिता के बारे में लिखा है उस अभिलेख में कि वो दूसरा सिकंदर थे, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक उनको बताया गया है। कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला मालदेव सोनगरा को दे दिया था। मालदेव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को हटाकर चित्तौड़ का राजा किसको बना दिया, मालदेव सोनगरा को बना दिया था। मालदेव सोनगरा का मुंशला मालदेव भी कहा जाता है इसको। मुंशला मालदेव यानी इसकी मुंशे बड़ी बड़ी थी, तो मालदेव सोनगरा को क्या कहा जाता है, मुंशला मालदेव। मालदेव जालोर के चौहान वंश के राजा कानड़ देव सोनगरा का छोटा भाई था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी के अंदर जालोर पे भी आक्रमण किया था, उसमें कानड़ देव सोनगरा मारा गया था और इसका एक बेटा था वीरम देव सोनगरा, वो भी इसमें मारा गया था। यानी इन्होंने साका किया था 1311 ईस्वी में। और जो मालदेव सोनगरा है वो उसमें बच गया था और बाद में इसने इसको चित्तौड़ का राजा बनाया है, मालदेव सोनगरा को। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे वो कौन कौन थे, गोरा और बादल थे। आगे है साका। साका क्या होता है, जोर तथा केसरिया दोनों एक साथ हों तब उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। आगे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण क्या थे, यानी उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया क्यों था, उसके कई कारण थे। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये तो सभी राजा चाहते हैं साम्राज्य विस्तार। चित्तौड़ का किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यानी अगर चित्तौड़ पे कब्जा हो जाए तो वहाँ पे मालवा और गुजरात पे आसानी से ध्यान रखा जा सकता है, इसीलिए चित्तौड़ पर आक्रमण उसने किया था। चित्तौड़ का किला है वो अपने सामरिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात आक्रमण 1299 के लिए जा रहा था तब मेवाड़ के राजा समर सिंह यानी रतन सिंह के जो पिताजी हैं समर सिंह, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूल किया था, यानी टैक्स लिया था। क्योंकि गुजरात जाएंगे दिल्ली से तो यहाँ मेवाड़ से होकर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने जाने के लिए टैक्स लिया था। अतः यह बात अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था।
तो मेवाड़ की शक्तियाँ बढ़ रही थी तथा अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था, ये भी एक कारण था। और लास्ट में रानी पद्मिनी की सुंदरता, यानी वो रानी पद्मिनी को भी पाना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। आगे मेवाड़ में गुहिल वंश की जो सिसोदिया शाखा है वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये जो 4 राजा थे ये गुहिल वंश के थे और गुहिल वंश की शाखा है सिसोदिया शाखा, उसके आगे वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।